नमस्कार, मैं हूं नेहा बिष्ट। चौखंबा में आज हम बात करेंगे पृथ्वी की। अनादिकाल से आज तक धरती को मां का दर्जा दिया गया है। वेदों में पृथ्वी को जीवन का आधार बताया गया है, जिसकी आराधना की जाती है। इस धरा पर सांस लेने वाला हर प्राणी इसके बच्चे हैं और मां की तरह ही धरती हमारा पालन पोषण करती है। एक मां की तरह ही धरती के भी कई भाव हैं, निर्मल, सरल, कठोर, दयावान और ऊर्जावान। पृथ्वी दिवस पर आज देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वेदों में एक श्लोक है, यस्याम समुद्र उता सिंधुर आपो, यस्याम अन्न कृष्ण स्तया संभाभु उऊहा, यस्याम इंद जिनवती प्राणनाद, एजत सानो भौमि पूर्व पेय दधातु। हर साल 22 अप्रैल को धरती माँ को समर्पित पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी दिवस 2025 का आधिकारिक विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इसके इतिहास पर नजर डालें तो पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। मनुष्य की असंतुलित और लालच से प्रेरित गतिविधियों से धरती का पर्यावरण दमघुंटू बन गया है। पृथ्वी दिवस के जरिए पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर हमारी धरती माँ किन खतरों से जूझ रही है और उत्तराखंड के लिए पृथ्वी दिवस के क्या मायने हैं, इस पर हमने बात की इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर एसपी सती से, जिन्होंने विस्तार से इस पर जानकारी दी। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि अर्थ डे का सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उत्तराखंड के संदर्भ में ये क्यों ज़रूरी है? अर्थ डे की इम्पोर्टेंस पृथ्वी पर मुख्यतः मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों से जो पृथ्वी पर जीव, यहाँ के जैव संपदा पर, जैव स्फीयर पे, जैव मंडल है उस पे और पृथ्वी के अन्य अवयवों पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसकी वजह, उस पर क्या संकट है, उनको याद दिलाना, उनके प्रति पूरी संपूर्ण मानवता का उसके प्रति जागृत करना और उसके कम से कम वो संकट कम से कम हो उसके लिए उपाय सोचना, ये अर्थ डे का औचित्यपूर्ण ये मनाना जो है, ये इसलिए औचित्यपूर्ण है, इसलिए ज़रूरी है कि पृथ्वी पर बहुत बड़े संकट पैदा हो गए हैं और ज़्यादातर मानव क्रियाकलापों ने किया। आपने दूसरा सवाल पूछा कि इसी के साथ कि उत्तराखंड के लिए जरूरी है। उत्तराखंड हिमालय के करीब करीब मध्य भाग में स्थित है। अगर हम 2500 किलोमीटर का हिमालय का पूरा स्ट्रेच देख लें तो करीब करीब मध्य भाग में स्थित है। वो पूरे हिमालय में गतिविधियों का, पूरे हिमालय की समस्त हिमालय की प्रकृति का प्रारूपिक क्षेत्र भी है। सारे एक्टिविटीज जो हिमालय में जो पड़ रहे हैं प्रभाव, उसमें पूरे हिमालय में जो पड़ रहे हैं उत्तराखंड में भी सारे पड़ रहे हैं और उत्तराखंड में नॉर्थ ईस्ट के में पड़ने वाले प्रभावों का भी छाया देखी जा सकती है और ईस्ट वेस्ट में भी पड़ने वाले प्रभावों की छाया देखी जा सकती है। तो उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो। सर, वैश्विक जो हमारे जो पारिस्थितिकी जो वो है, संतुलन है, उसके लिए उसमें उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन क्या है? उत्तराखंड 3-4 चीज़ों से बहुत महत्वपूर्ण है। जो पारिस्थितिक जो बैलेंस है उसको उत्तराखंड मैंने जैसे कहा कि हिमालय के करीब करीब बीच में स्थित है जी। हिमालय की संपूर्ण हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, पूरे संपूर्ण हिमालय में उत्तराखंड ही ऐसा क्षेत्र है जो एशिया के डेंसेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को वाला क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम है, सबसे सघन ड्रेनेज सिस्टम है अरुणाचल और उत्तराखंड। यहाँ का जल, यहाँ से गंगा निकलती है और गंगा का मैदान जो है वो करीब करीब 50 करोड़ पॉपुलेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है।
मैदान से लेकर पहाड़ तक। इससे निकलने वाली गंगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा के रूप में। सुंदरबन डेल्टा का अपना वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वो भी कनेक्ट है सीधे हिमालय से। अच्छा। ये रिवर कनेक्ट करती है हिमालय को सीधे सीधे बे ऑफ बंगाल से। तो समंदर से सीधा कनेक्शन जिस बड़ी नदी का है वो गंगा यहीं से निकलती है। तीसरा, उत्तराखंड में 65% के करीब फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट लैंड है, और यहाँ की कई वनस्पतियां और कई जीव ऐसे हैं जो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं जी। यहाँ और महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 धाम हैं, बद्री, केदार, ये गंगोत्री, यमुनोत्री। तो पूरे देश की आस्था का केंद्र भी यह क्षेत्र है जी। तो ये सामाजिक पहलू पे, अगर धार्मिक पहलू पे देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट, इसलिए उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उस प्रश्न को, उस समस्या को, उस जो संकट है उसको सही तरीके से एड्रेस करने के लिए उत्तराखंड पर केंद्रित किया जाना ज़्यादा जरूरी है। जी सर, इन्वायरमेंट चैलेंजेस आप आज के दौर में जो गंभीर समस्या बन गया है उत्तराखंड के लिए, वो क्या है? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक तो वैश्विक स्तर पर जो हो रहा तेजी से तापमान में वृद्धि है जी। रिसर्चेज बताती हैं कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों से बहुत अधिक तापमान की वृद्धि की दर हिमालय में बहुत अधिक है, दुगनी है। वैश्विक स्तर पर एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की गति अगर 0.16 डिग्री प्रति दशक है तो वो हिमालय में 0.32 डिग्री प्रति दशक है, 2 गुना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि मैंने बताया नदियां हैं, तो नदियां निकलती हैं ज़्यादातर ग्लेशियर से। 15-16 बड़ी नदियां हैं जो गंगा की और यमुना की सहायक नदियां बनती हैं, निकलती हैं उत्तराखंड से जी। और ये अंततः ये गंगा यमुना का बड़ा रिवर सिस्टम बनाती है। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तापमान में वृद्धि के कारण, तो करीब करीब 1000 ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है वो उनका संकट स्टेज पर है जी। ये महत्वपूर्ण दूसरी चीज है। ये मुद्दा है पर्यावरण का मुद्दा, दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो पिछले 20-25 साल में जो यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण जो दूसरे संकट पैदा हुए हैं, लैंडस्लाइड की समस्या विकराल रूप से बढ़ गई है, मौसम में इस तरह की एक्टिविटीज के कारण जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जब बारिश होनी चाहिए थी तब नहीं हो रही है, जहां बारिश होनी चाहिए थी तब वहां नहीं हो रही है, और टॉरेंशियल रेन्स का अतिवृष्टि की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, लैंडस्लाइड बहुत बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर लेक आउट बस्ट ब्लस्ट फ्लड का एक नया संकट सामने आ रहा है। ये चीजें बहुत बड़ी हैं जो उत्तराखंड में अन्य क्षेत्रों से ज्यादा है। और एक सबसे बड़ी बात, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इंटायर हिमालय में अगर सबसे बड़ा भूकंप आने की सबसे जल्दी संभावना अगर कहीं है तो वो उत्तराखंड है जी। बड़ा माने 8+ का भूकंप। इस दृष्टि से विकास के तमाम अवयवों को इस तरह से उन्मुख किया जाना चाहिए जिस पे कोई सोच नहीं रहा। ये कई कुछ मुद्दे हैं जिस पे कि सोचना बहुत जरूरी है। एक और बहुत मेजर समस्या है जो हमारे उत्तराखंड में अब आए दिन गर्मियों के मौसम में फॉरेस्ट फायर, तो ये कैसे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से नुकसान पहुँचाती है और क्या है ये साइकिल पूरा? देखिए, ऐसा है कि इसके 2 पहलू हैं, सामाजिक पहलू भी है, मौसम परिवर्तन का भी पहलू है। ये नैसर्गिक भी है, प्राकृतिक भी है, और उसके अलावा ये वो भी है मैनमेड भी है। प्राकृतिक इस मायने में है कि इसका एक सीजन है। सीजन वो साल भर में ये फरवरी मार्च से लेकर मई जून तक ये समय ऐसा होता है कि ये कम प्रेसिपिटेशन, अधिक टेम्परेचर, इसके कारण मॉइस्चर नहीं होता है, तो जंगल बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं आग के लिए। लेकिन मानव इस मामले में है कि आग न तो मौसम लगाता है, न पेड़ लगाते हैं, न कोई पर्टिकुलर वनस्पति लगाती है, आग लगाता है मानव ने झाड़ी हुई तिली। तो ये मानव का इसके प्रमुख पहलू ये हैं कि एक तो
जो लोगों से लोगों की जंगल के प्रति संबद्धता जो है वो पिछले 40-50 साल में बुरी तरह से हिंडर हुई है। पूरी तरह से वो लिंक टूटा है, लोगों का कनेक्शन टूटा है। अच्छा। एक तो वो महत्वपूर्ण है। दूसरा मैंने कहा कि क्योंकि अब इस मौसम में मॉइस्चर ज्यादा कम हो रहा है, पहले भी था पर लेकिन अब ज्यादा कम हो रहा है, इसलिए फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तीसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं फॉल्टी फॉरेस्ट रूल्स और वन विभाग की नीतियों की गलत नीतियां दोषी हैं। और चौथा, क्लाइमेट चेंज के कारण किसी पर्टिकुलर वनस्पति का बेतहाशा वृद्धि हो जाना, ये 4-5 कारण इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि वनाग्नि में वृद्धि कर रहे हैं। जो पाइन ट्रीज हैं उनका कितना योगदान है ये समस्या को और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पाइन जो ज़्यादातर जंगल पाइन के ही देखे जाते हैं ऊपर, और इसमें आग भी बहुत जल्दी पकड़ती है, इनकी फ्रिक्शन से आग पैदा हो जाती है। तो इसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, और मतलब रिप्लेसमेंट होना ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि चीड़ कहीं से आया नहीं है, चीड़ हमारा अपना है। अच्छा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, चीड़ आग नहीं लगाता है, अपने को आग से बचाता है। अच्छा। और चीड़ ने अपने ऐसे गुण विकसित कर दिए हैं कि अगर आग लगेगी तो उसके स्प्रेडिंग, उसका प्रजनन को बड़ा फायदा होता है। उसके बाद उसके बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, तेजी से फैलते हैं। ये उसकी सर्वाइवल टैक्टिक्स है। पर पेड़ थोड़ी लगा था, आग तो लोग लगाते हैं। हाँ। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, चीड़ का बेतहाशा फैलने के कारण मैंने फॉरेस्ट पॉलिसी कहा कि जो 1981 के करीब फॉरेस्ट एक्ट आया, उसमें और कोर्ट के भी डिसीजन थे, गवर्नमेंट के भी डिसीजन थे कि 1000 मीटर से ऊपर के कॉमर्शियल फेलिंग ट्रीज को बंद कर दिया गया। 1000 मीटर के ऊपर कॉमर्शियल फेलिंग बंद कर दी गई है ट्रीज की। उसका सबसे बड़ा फायदा चीड़ ने उठाया, चीड़ को भी काटना बंद कर दिया गया। हाँ। पहले क्या होता था कि चीड़ के बड़े पेड़ काटे जाते थे, सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, वो उस इमारती लकड़ी बनाई जाती थी, इमारती लकड़ी, और वो कंट्रोल में रहता था। अब क्योंकि आपने फेलिंग बंद कर दी बिल्कुल कंप्लीट, आपने सारी स्पीसीज को एक ही तराजू में तोल दिया, तो उसका भी चीड़ ने फायदा उठाया। चीड़ तेजी से फैला है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ चीड़ का वन है, जहाँ केवल कोई वेजिटेशन नहीं है वहां चीड़ उग जाए तो कम से कम कार्बन सिक्विस्ट तो करता हो। अच्छा। और जंगल को आग से बचाने के मीन्स हैं, इफेक्टिव मीन्स हैं, करे जा सकते हैं। लेकिन यह है कि पॉलिसीज में उस तरह से आया नहीं है, क्रियान्वयन उस तरह से होता नहीं है, इसलिए जंगलों में आग लगती है, दोषी चीड़ को माना जाता है। चीड़ संवेदनशील है। हाँ। चीड़ के अपने सर्वाइवल टैक्टिक्स है। हाँ। वो जैसे मानव की है, इस तरह से सबसे बड़ा कल्प्रिट तो मानव है, तो उसको भी खत्म कर देना चाहिए पूरे विश्व से। चीड़ जंगल में जिस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, मानव पूरी दुनिया में उस तरह की एक्टिविटीज कई तरह से कर रहा है। तो मानव की सर्वाइवल टैक्टिक्स है, सबसे पहले मानव को मार देना चाहिए। ये तर्क तो मेरी समझ में आता नहीं है कि पहाड़ से चीड़ को खत्म कर दीजिए, लगाओगे क्या? और कितने जंगल तुम्हारे लगाए हुए सक्सेसफुल हो गए? अच्छा, ये एक और विकराल समस्या जो है, पर्यटन हमारी इकोनॉमी का मेन स्रोत है, लेकिन जो पर्यटन वाले जगह है वहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। इससे कैसे डील किया जा सकता है? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पर्यटन हमारा कमाई का मेन जरिया नहीं है, 15-16% है टोटल कमाई का 15-16% पर्यटन से आता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट से। इससे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना हल्ला है। अच्छा। दूसरा, उसके एवज में जितना पर्यावरण को नुकसान पर्यटन कर रहा, ये असंवेदनशील पर्यटन कर रहा है, वो इरिवर्सिबल है और वो कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान कर रहा है प्रतिवर्ष। तीसरी महत्वपूर्ण बात, संवेदनशीलता क्रियान्वयन में भी है, असंवेदनशीलता। आप जाएंगे लद्दाख, आप देखें वहां पर्यटन का वहां भी सीजन होता है। हाँ। वहां का इतने रेगुलेशंस हैं, इतना रेगुलेटरी सिस्टम इतना इफेक्टिव है कि कहीं आपको दूर दूर जंगल तक भी कहीं पर भी आपको प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिलेगा। उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट रूल कर रखे हैं, इस तरह से उनको एयरपोर्ट से ही और बस अड्डे से ही उनको इस तरह से बांध दिया जाता है कि कोई भी इस तरह से नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ कोई रेगुलेशन ही नहीं।
इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके लिए टास्क फोर्सेस बनानी चाहिए, लोकल लड़कों को रोजगार भी मिलेगा। और इससे जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हीं से वसूलो, उन्हीं से एक कंपल्सरी जो इको टैक्स है उसके नाम पर हर व्यक्ति से 50 रुपये 100 रुपये वसूलो और उसको एरिया के लड़कों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में लगाओ, उनको ट्रेनिंग दो और वो रेगुलेट करें जिस तरह से वायलेशन लोग करते हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, जगह जगह हुड़दंग मचाते हैं, दारू के कैन और कनस्तर वहां छोड़ते हैं। इस सब को रेगुलेट करने के लिए आपके पास मैन पावर दुनिया भर की है। जो खाली व्हाट्सएप चलाते रहते हैं बेरोजगार है, उनको आप एम्प्लॉयमेंट दो, आपके लिए वो एसेट बन के तैयार हो जाएगा। और एक बात और भी है, जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर ये प्रॉपर रेगुलेट किया जाए तो रिसाइकलिंग में भी बहुत बड़ा आमदनी उससे भी आ सकती है, पर सोचने की बात है। आपको लगता है कि पॉलिसीज जो कोई भी सरकार जब बनाती है तो उसमें वैज्ञानिकों को उस टेबल पर जहाँ पॉलिसी बनाए जाते हैं वैज्ञानिकों को शामिल करना चाहिए और कितना करना चाहिए? 100% करना चाहिए, लेकिन जहाँ करा भी जाता है वहाँ पहले डिसाइड हो जाता है ये होना है। अच्छा। और वैज्ञानिकों से मोहर ले ली जाते हैं और वैज्ञानिक सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो किसी न किसी रूप में डर जाते हैं। इस तरह से इफेक्टिव कभी भी साइंस को सेंटर में रखकर, साइंटिस्ट को सेंटर उसके पॉलिसी उसके रिकमेंडेशन को सेंटर पे रखकर पॉलिसी नहीं बनाई जाती। खासकर उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में उसका बहुत जरूरी है किया जाना। सर, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्टेट में, इसके क्या रेपरकशंस हैं? अब देखिए, क्लाइमेट चेंज के एरा में, क्लाइमेट चेंज की लाइट में तो बहुत बड़े कंसेक्वेंस, बड़ी बड़ी स्टडीज आ रही हैं जो कह रही हैं कि एक तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, दूसरा हायर हिमालयन रीजन में जहाँ की ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, वो प्रतिवर्ष वो मलबा बहुत तेजी से ग्लेशियर के खिसकने से जो छूट गया मलबा है वो टेरेंशियल रेंज की इवेंट में नीचे को आ रहा है। उसकी वजह से वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स टूट रहे हैं, जैसे कि तीस्ता में 2023 में हुआ, तीस्ता नदी में सिक्किम में 2013 में भी 13-14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नेस्त नाबूद हुए 2013 की आपदा में। 2021 की आपदा, ऋषिगंगा की आपदा में अगर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं होते तो इतना आपदा का आंकड़ा, डेथ का आंकड़ा नहीं बढ़ना था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एक तो बहुत सुनियोजित और बहुत तोल करके बहुत स्टडीज के बाद फाइनल करना चाहिए। दूसरा, एक हाइट के बाद हायर हिमालयन रीजन में ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो वाकई जो सस्टेनेबल इकोलॉजिकल उनके संरक्षण को, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है? ऐसी कौन सी इफेक्टिव पॉलिसी आपकी नज़र में है कि ये चल रही है? मैं गवर्नमेंट्स की प्राथमिकताएं खाली नारों तक और दिवस मनाने तक सीमित है। हाँ। इसमें कहीं भी गवर्नमेंट इस तरह से ओरिएंटेड जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड पॉलिसीज न तो बनाती है न उनको इम्प्लीमेंट करवाती है। वृक्षारोपण कार्यक्रम सपोज कैंपा प्रोजेक्ट है, सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट में बवाल हो रखा है कि जो पेड़ लगाने के लिए जो पैसा था वो मोबाइल और उसमें खर्च कर दिया गया। ये एक बात नहीं है। अच्छा। हो सकता है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन प्लांटेशन और उस पर रिफॉरेस्टेशन से हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखो हर साल प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपने देखा कहीं कि प्लांटेशन के कारण कहीं बहुत बड़ा वृक्षारोपण के कारण कहीं पेड़ जंगल उगाया हो? तो कोई भी जो पॉलिसीज है भी, उनका क्रियान्वयन उस पर्पज के लिए क्रियान्वयन पे सरकार का ध्यान या तंत्र का ध्यान नहीं है, वो केवल आई वॉश टाइप का है। ये बड़ी विचित्र बात है। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में लोग बहुत संवेदनशीलता के साथ पूरे राष्ट्र में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता, यूरोप में तो गजब की जागरूकता है, हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है जागरूकता? जबकि ये अर्थ डे को ही हम ले ले तो इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कोई क्रॉस कंट्री रेस होता है, कोई ऐसे कंपटीशन होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, फिर भी यहाँ पे क्यों जागरूकता नहीं है? जो इस फील्ड में लगे हुए हैं, हाँ। जो संघर्ष कर रहे हैं, हाँ। उनको दुश्मन की दृष्टि से देखा जाता है, विकास विरोधी देखा जाता है, बोला जाता है। क्योंकि कौन करता है? जो इन
जो गवर्नमेंट की जो सो कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, उनका कमाई का जरिया है, वो बहुत बड़े तंत्र को अपने साथ कर देते हैं पैसे के बल पे। तो ऐसा है कि जो बचाने में लगे हुए हैं उनको समर्थन देने के बजाय उनको दुश्मन की दृष्टि से देखा जाता है। ये यही की कहानी देख रहा हूँ मैं, और जगह तो ऐसा नहीं है। हाँ। और दूसरी बात यह है, मैंने कहा कि सरकारी प्रोग्राम या असल में सरकार का भी दोष नहीं, जैसी जनता वैसे सरकार, जनता में ही जागरूकता नहीं आ रही है। हाँ। ये हम अपने अभी देखो इतनी सारी बातचीत कर रहे हैं, अभी बाहर में जाएंगे एक प्लास्टिक का बोतल लेंगे, 80% ऐसे हैं कि पानी पिया और वो बोतल जहां था वहां फेंक दिया। अब सरकार एक बोतल के पीछे थोड़ी दौड़ेगी। ये तो भाई एक तरह से मास जागरूकता की बात है ये जी। ये जैसे कि अभी आपने कहा कि लोगों की संवेदनशीलता, जंगलों से रिश्ता ही खत्म सा होता जा रहा है। अच्छा, ये सवाल ये है कि इको सेंसिटिव जोन क्या है और ये जरूरी क्यों है? इको सेंसिटिव जोन जो है वो उच्च हिमालय क्षेत्र में इन्होंने कुछ क्षेत्र एरिया जहाँ कोई, मैंने कहा ना, एंडेमिक स्पीसीज हैं या कुछ वहाँ का जो इकोसिस्टम बहुत यूनिक इकोसिस्टम है, उसको बचाने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको वर्जिन रखने के लिए ये कल्पना की गई थी कि इको सेंसिटिव जोन कुछ एरिया डिक्लेयर करेंगे जी। कम से कम वो एक तरह से आर्काइव जैसा बन जाएगा कुछ स्पीसीज का, थ्रेटेंड स्पीसीज का, उनको बचाने के लिए इको सेंसिटिव जोन की परिकल्पना की गई थी। उसकी व्यावहारिक दुष्पारियां हैं, लेकिन वो बहुत औचित्यपूर्ण है। हिमालय और खासकर उच्च हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इसको बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सर एक कंक्लूजन के लिए एक आखिरी प्रश्न ये है कि स्टेट से, हमारे उत्तराखंड से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? भाई एक बात तो ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखभाल कर कब सबसे ज्यादा दो चीजों से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। एक, व्हीकल्स का जो हायर हिमालय तक आपने पहुंचा दिए इतना बड़ी तादाद में, वो कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, जो डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से, बहुत बड़ी तादाद में, अब देहरादून के सराउंडिंग में 2-3 लाख पेड़ काटे जाने हैं 5 साल तक, 5 साल के अंदर आप देख लीजिए। तो वो बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 2-3 एक्टिविटीज ऐसी, और इफेक्टिव सक्सेसफुल एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन का बड़ा बेड़ा उठाया जाना चाहिए। उसमें लोकल कम्युनिटीज को बड़े लेवल पे इन्वॉल्व करके उनको सस्टेनेबल रोजगार भी दिया जाए, और उसकी वजह से एक तरह से बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, उसके फॉरेस्ट कवर भी बढ़ेगा, ग्रीन कवर भी बढ़ेगा, और कार्बन इमिशन कम मिनिमाइज किया जा सकता है। पृथ्वी को समर्पित कई गाने और कविताएं हैं। पृथ्वी दिवस गान 2013 में भारतीय कवि अभय कुमार ने लिखा था। तब से इसे संयुक्त राष्ट्र की सभी आधिकारिक भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं कई इंटरनेशनल सिंगर्स ने भी धरती को बचाने के लिए गाने गाए हैं। इनमें किंग ऑफ पॉप्स दिवंगत माइकल जैक्सन भी हैं, जिनका अर्थ सॉन्ग युद्ध से होने वाली पृथ्वी और यहाँ रहने वाले हर प्राणी की तबाही की भयावह कल्पना को बयां करता है। मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता धरती का आंगन इठलाता धरती को एक आंगन के रूप में दर्शाता है, जहां प्रकृति के सभी तत्व एक साथ रहते हैं। इस कविता की पंक्तियां, जो गेहूं की स्वर्णिम बाली, भूखा अंचल वैभवशाली, इस अंचल से चिर अनादि से अंतरंग मानव का नाता, मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाती है। हालांकि धरती माँ से इंसान अपने संबंध दूर करता जा रहा है। लोग अपनी जड़ों और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं और इस दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। साल 2022 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया था। इसमें उन्होंने कई देशों की यात्रा कर खराब हो रही कृषि योग्य भूमि और दुनिया में मिट्टी के संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इस अभियान के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी
की मिट्टी हमारी विरासत है जो हमें इसे इसके जीवित स्वरूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। जिस तरह इस धरती ने हमें अपनाया है उसी तरह हमें भी इसके प्रति अपना फर्ज निभाते हुए इसे बीमार होने से बचाना होगा। अगर देर हो गई तो जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा। चौखंबा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।